जनरली यहाँ पे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग, जो कि फॉर्मूला गलत है। होना क्या चाहिए, इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंसेस। अमेरिकन ब्यूरो ऑफ लेबर का सर्वे है, जो आफ्टर रिटायरमेंट ओनली 1% आर वेल्दी, 4% मेंटेनिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, 9% आर डेड, 63% डिपेंड चिल्ड्रन एंड चैरिटी। ये देखेंगे जैसा कफ रेट है जो बॉम्बे का अपना नॉर्मल पॉइंट है, वैसा ही आने वाले टाइम में ये जो नवी मुंबई होगा। जो रेट बॉम्बे का है उससे ज़्यादा ग्रो यहाँ पे करेगा, और आने वाला 10 साल में ये जो है ना मेन जगह बन जाएगा, और काफ़ी यहाँ पे आपका काफ़ी अच्छा रिटर्न आएगा। लैंड बढ़ने वाला नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जगह उतना ही है, ज़मीन उतना ही रहेगा, तो ज़मीन में जो रिटर्न आएगा वो एकदम माशाल्लाह क्या बात है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह शेखावत और आज के एपिसोड में हम लोग मुलाकात करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी के साथ में, जो कि हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया भर में अपना नाम रखते हैं। और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो इंश्योरेंस के सेक्टर में तो हिंदुस्तान का जाना पहचाना नाम है। और उनकी प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल करूं तो पूरे वर्ल्ड में आज उनका क्लाइंट बेस है, और हिंदुस्तान के साथ साथ दुबई में भी वो अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं। और लगभग 25 साल का अनुभव है उनका इंश्योरेंस के सेक्टर के अंदर, और यूएसए, यूके, सिंगापुर, केन्या और दुबई जैसी कंट्रीज के अंदर वो सर्व कर रहे हैं इस वक्त। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के इस एपिसोड के अंदर आपको बहुत ज़बरदस्त इंसाइट मिलने वाले हैं इन्वेस्टिंग और इंश्योरेंस और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर के। तो आज हम लोग मिलने जा रहे हैं हिंदुस्तान के 250 चुनिंदा लोगों में से जो LIC में TOT के लेवल पे पहुंचे हैं, टॉप ऑफ द टेबल हैं। एंड वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट कि आज हमारे साथ में है शशिनाथ ठाकुर जी। शशि जी वेलकम सर। थैंक यू सर। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया। सो शशि जी, हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं आज, और मुझे लगता है कि आज जो हमारी ऑडियंस को आपके द्वारा जो आज चीज़ें जानने को मिलेगी और उनको बहुत बेहतर डिसीजन लेने में मदद मिलेगी कि किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग्स को करना है। तो आज हम आपसे आपका एक्सपीरियंस जानेंगे। दरभंगा जिले के एक छोटे से गांव से सर आपने शुरुआत की और मुंबई पहुंचे 95 में। तो थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपकी जर्नी किस प्रकार रही, गांव से मुंबई कैसे पहुंचे और कैसे शुरुआत हुई सर? थोड़ा बस 95 में दरभंगा से आ गया बॉम्बे। वहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं करने लायक, वहाँ करते थे हम टाइम पास, नेतागिरी कर रहे थे। पिताजी बोले छोड़ दो भाई, गाँव छोड़ दो, यहाँ इस सबसे कुछ होने वाला नहीं है। मेरे दादाजी थे, बोले यहाँ रहो मत, चले जाओ, क्योंकि गांव में ये नेतागिरी करने से कुछ होगा नहीं। तो हमारे भाई लोग रहते थे यहाँ पे बॉम्बे में, अभी भी हैं, तो बोले चले जाओ बॉम्बे, वहाँ जाके कुछ करो। बस आगे हमारे बड़े भाई के साथ में बॉम्बे हम। तो जब आप मुंबई पधारे और मुंबई आने के बाद में, चूंकि ऑलरेडी आपके ब्रदर यहाँ पर कर रहे थे, तो कैसे शुरुआत की, मतलब क्या आपने किया शुरुआती दौर में, क्या जॉब या क्या काम आपने किया और कैसे फिर आगे बढ़े, थोड़ा सा उसके बारे में अगर कुछ बता सकते। शुरुआती दौर में सर ऐसा था, जो मेरे भाई इंटीरियर काम करते हैं, अभी भी हमसे बड़े भाई हैं यहाँ पे, इंटीरियर काम करते हैं। मैं भी आके जनरली जो होता है जो लोग करते रहते हैं उसमें आके लग जाते हैं। मैं भी आके भाई लोगों के साथ में काम में लग गया। काम में मन नहीं लगता था, फिर यहाँ पे साइनी में लक्ष्मी कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन कराया, वो पढ़ता था। भाई लोग के साथ में काम कर रहा था, काम करते 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 उसी में जो है अपना सब आगे की जर्नी स्टार्ट हो गई। कैसे इंश्योरेंस के सेक्टर में LIC के साथ में आपका जुड़ा हुआ वो स्टोरी थोड़ा सा प्लीज अनाथ सर शेयर करें। ऐसा था सर, जो सुधांशु शेखर, मिस्टर सुधांशु शेखर एक ब्रांच मैनेजर थे LIC दादर ब्रांच में, उनके घर में काम चल रहा था इंटीरियर का, और अपना वहाँ पे काम चल रहा था। हमको देखते थे, वॉच करते थे। जनरली क्या था, जो मैं काम करवाता था, पूरा काम सीख के मेरे जो भाई लोग काम करते थे और बाकी लेबर लोग से काम करवाता था। तो मिस्टर सुधांशु शेखर देखे, बोले जो ये तो कुछ करता नहीं है, टाइम ही टाइम इनके पास। तो बोले ऐसा करो, तुम LIC का एजेंसी ले लो और साथ में अच्छा काम कर सकते हो, समाज का सेवा करो, ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसमें आओ, तुमको मज़ा आएगा। फिर वहाँ से सर अपनी जर्नी स्टार्ट हुई। शशि सर, जब आपने जर्नी शुरू की है तो आसान तो नहीं रही होगी, शुरुआत में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, क्योंकि नया शहर है, नए लोग हैं यहाँ पर, इतने लोग शायद उस वक्त आपको जानते भी नहीं होंगे। सो जब आपने LIC के साथ शुरुआत किया तो वो शुरुआती क्या चैलेंजेस आए, क्योंकि आज भी इंश्योरेंस को लेकर के या इंश्योरेंस एडवाइजर्स को लेकर के लोगों के मन में अलग अलग प्रकार की सोच है। तो आपने जब शुरुआत की तो किस प्रकार के चैलेंजेस आए, फिर उसको कैसे ओवरकम किया, वो थोड़ा सा बताएं। उस समय में क्या था, जो लोगों को इंश्योरेंस के ऊपर उतना ये नहीं था, भरोसा नहीं था, लोग जानते नहीं थे।
मार्केट में सिर्फ LIC हुआ करती थी। लोग समझते थे LIC मतलब मरने के बाद, LIC मतलब क्या है, जो मरने के बाद पैसा मिलता है उसको। तो बहुत सारे लोग नाम सुन के ही भाग जाते थे, मतलब LIC वाला आ रहा है तो कुछ ना कुछ मरने की बात करेगा। तो काफ़ी सारा चैलेंज आ रहा था, लेकिन कुछ कुछ लोग थे, बुद्धिजीवी लोग, जो पढ़े लिखे लोग थे, समझते थे इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। आज उनके वजह से ही अपना वो जर्नी स्टार्ट हुआ। वो लोगों ने समझा, हमको सुना, बुलाए, और कुछ ना कुछ वहाँ से स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे फिर करते गए, बस चले थे अकेले, फिर कारवां बनता गया और आज यहाँ आपके सामने हुआ। और वो कारवां बनते बनते मुंबई से शुरू होकर के आज पूरे दुनिया भर के अलग अलग बड़े शहरों में और बड़े देशों तक आप पहुंचा चुके हैं। शशि सर, एक चीज और जानना चाहूंगा जो लोगों को मदद करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में फाइनेंशियल लिटरेसी है उसका बड़ा अभाव है। लोग अपने बच्चों को जैसे कॉमर्स स्ट्रीम हुआ, साइंस स्ट्रीम हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, अलग अलग डिफरेंट स्ट्रीम के अंदर एज ए एकेडमिक तो भेजते हैं, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर के पेरेंट्स उतना ज़्यादा बच्चों को एजुकेट नहीं कर पाते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम में उतनी अवेयरनेस नहीं होती। तो मैं एक चीज़ आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति जो अपना करियर शुरू करता है, सो उसको कैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि लोग पैसा कमाना तो जानते हैं, लेकिन उस पैसे को कमाने के बाद में क्या आगे के स्टेप्स होने चाहिए। तो एज ए इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट आपकी एक्सपीरियंस प्लीज़ हमारी ऑडियंस के साथ में शेयर कीजिए। जनरली होना क्या चाहिए सर, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, तो मैं जो भी लोग सुन रहे हैं या जो इसके रिलेटेड लोग हैं या गवर्नमेंट से दरख्वास्त करना चाहूँगा, जो आप एक सिलेबस रखिए फाइनेंस का, क्योंकि आप पढ़ाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर रॉकेट बनाते हैं, बिजनेस लोग करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन कमाने के बाद पैसे को कैसे सही जगह पे लगाया जाए, सही टाइम पे सही जगह अगर पैसा आपका इन्वेस्ट नहीं होगा तो कुछ मतलब नहीं है। तो एक जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए फाइनेंस का, स्कूल में कॉलेज में वो पढ़ाना चाहिए, क्योंकि पैसा हम कमा लेते हैं। आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े लोग बहुत बोलते हैं सुरमा भोपाली मिट्टी में मिल जाते हैं। अगर आपका प्लान बराबर नहीं है, अगर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, तो क्या बोलते हैं जनरली, जो मोस्ट पीपल डोंट प्लान टू फेल, दे फेल टू प्लान। आज आप देखेंगे जो जो बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं, आज उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं, बराबर प्लानिंग नहीं किया, बहुत बड़ा बिजनेस था, आप लोग नाम समझ गए, बहुत बड़ा बिजनेस था, 25,000 करोड़ का मालिक, खुद का प्राइवेट जेट था उनके पास, लेकिन सिर्फ बिजनेस बढ़ाते गए, फाइनेंशियल प्लानिंग बराबर नहीं किए, अपने रिटायरमेंट का प्लानिंग नहीं किए, और आज वो रेंटेड हाउस में है। तो इसके लिए जो है ना फाइनेंस बहुत ही ज़रूरी है, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में ये बोलना चाहूँगा, एक सच्चा फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके साथ होना चाहिए, तो ही आपका फ्यूचर बराबर रहेगा। बोलते हैं जो आपका जो एडवाइज़र कैसा है ना, उसके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। मैं थोड़ा सा पास्ट में लेके जाना चाहूँगा। महाभारत सब लोगों को पता है, महाभारत की कहानी बताऊँगा। उसमें 2 पक्ष थे, कौरव और पांडव। दोनों के पास एक एक एडवाइज़र था, एक एक सलाहकार था। कौरव का मामा शकुनी और पांडव का भगवान कृष्ण। दोनों को सलाह मिल रहा था। आगे की कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है, उनके सलाह से आगे क्या हुआ सब लोगों को पता है। इसलिए बोलते हैं आपका सलाहकार कैसा है, उसके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा। बहुत बढ़िया बात कही शशि सर आपने कि जीवन में एडवाइज़र का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और किसी भी फील्ड में अगर आपका सलाहकार सही है तो आपको सही एडवाइस कर सकता है। शशि सर, एज ए इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, कोई व्यक्ति जिसने अभी शुरू किया है अपना करियर बनाना, तो वो क्या स्टेप्स होनी चाहिए शुरुआती स्टेज पे, कैसे उसको अपना फाइनेंशियल प्लान करना चाहिए? थोड़ा सा उसको और डीपर लेवल पे जाते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल किसी ने अर्निंग शुरू कर दी है और अभी वो उसका 22-25 साल उम्र है, तो उसको किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ों को पहले प्राइमा फेसी उसको प्लान करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए? क्या होता है सर, जैसे एक बिल्डिंग खड़ा करना है, एक बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले फाउंडेशन किया जाता है। फाउंडेशन जितना मजबूत रहेगा उतनी बड़ी बिल्डिंग आप बना सकते हैं। जैसे एक टावर बनाना है, उसका फाउंडेशन अलग होता है। एक 7 माले, एक 6 माले, 4 माले की बिल्डिंग बनाना है, उसका फाउंडेशन अलग होता है। तो आपको जैसे फाउंडेशन होता है बिल्डिंग का, उसी तरह आपके लाइफ में लाइफ प्लानिंग का एक फाइनेंशियल पिरामिड होता है। फाइनेंशियल पिरामिड क्या बोलते हैं, सबसे पहले आपका बेस में हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। जैसे ही आपका अर्निंग स्टार्ट होता है, आप खुद एक हेल्थ इंश्योरेंस स्टार्ट करिए, जो भी आपका इनकम है उसके हिसाब से। फर्स्ट हो गया हेल्थ इंश्योरेंस, उसके ऊपर होता है आपका टर्म इंश्योरेंस, जो भी आपका लायबिलिटीज है, जो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत सारे लोग बोलेंगे बच्चा हमारे पीछे तो कुछ है ही नहीं, हमारा कोई लायबिलिटी नहीं, हम अभी तो सिंगल हैं। आप सिंगल हैं, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो माता पिता है, आपको 20 साल 25 साल तक जो आपके पीछे समय दिए हैं,
उन्होंने अपना खून पसीना बहा के आपको एजुकेशन दिया है, पढ़ाया है, लिखाया है, तो आपके पीछे का माँ बाप है। आपका ही फर्ज बनता है जो उनको देखना, उनके लिए कुछ करना। तो लायबिलिटी हर एक आदमी के पास में है, चाहे वो सिंगल हो या फैमिली वाला हो। तो फर्स्ट हो गया आपका हेल्थ इंश्योरेंस, सेकेंड हो गया आपका टर्म इंश्योरेंस। उसके बाद थर्ड आपका क्या होना चाहिए, आपके पेंशन का प्लानिंग करना चाहिए, रेगुलर इनकम का प्लानिंग करना चाहिए। देखिए अभी आप इनकम आ रहा है आपको, आप पैसा कमा रहे हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हो या सैलरी वाले हैं या जॉब स्टार्ट किए हैं। एक कॉल करेंगे 10 लोग आएंगे आपको लोन देने के लिए। आपको घर लेना है लोन मिलेगा, आपको प्लॉट लेना है लोन मिलेगा, आपको गाड़ी लेना है लोन मिलेगा, आपको हनीमून पे जाना है लोन मिलेगा, बच्चों की शादी करनी है लोन मिलेगा, जो भी चीज़ है सबके लिए लोन मिलेगा। लेकिन जब आप रिटायर हो जाएंगे, रिटायरमेंट के पड़ाव पे जब आएंगे, तो कोई भी बैंक आपको रिटायरमेंट के टाइम पे पेंशन के लिए लोन नहीं देगा। तो जैसे ही आपका इनकम स्टार्ट होता है, आपको सबसे पहले पेंशन का प्लानिंग करना चाहिए। फर्स्ट हेल्थ, टर्म, फिर पेंशन। उसके बाद जो पैसा बचता है फिर आप डालिए म्यूचुअल फंड में, फिर इक्विटी, उसके बाद फिर आपको जहाँ लगाना है करते रहिए। ठीक है, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप पूरा प्लानिंग करेंगे तो लाइफ में कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगा। ये सब प्लानिंग आपका हो गया, पेंशन का प्लानिंग हो गया, फिर उसका पैसा बचाइए। शशि सर, बहुत अच्छे से आपने और बहुत ही सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से एक हमारी ऑडियंस को आपने ये कन्वे किया कि किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग की बिगिनिंग होनी चाहिए। अच्छा सर, आपने अभी पहले भी कहा कि एडवाइजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और चूंकि आप इतने सीनियर लेवल पर हैं, हिंदुस्तान के टॉप 250 लोगों में एज ए इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है, तो एक चीज और बताइए शशि सर कि किस तरीके से जो हेल्थ इंश्योरेंस की आपने बात करी या टर्म इंश्योरेंस की बात करी, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि जब आज के वक्त में इतनी महंगाई है, इतना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सो किसी ने भी करियर की शुरुआत करी है तो लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि भैया मैं सेविंग कैसे करूं, क्योंकि मान लीजिए मुझे इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है। सो किस तरीके से आदमी ने अर्निंग किया, अर्निंग करने के बाद में वो किस तरीके से अपनी वो जो सेविंग्स के लिए या जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा निकालना है, तो उसके लिए बिल्कुल लेमन एडवाइस दीजिए कि कैसे वो, क्योंकि जनरली लोगों को प्रॉब्लम है तो पैसा ही नहीं बचता है। सर पैसा तो बचता नहीं है, पैसा को बचाना पड़ता है। पैसा जो है ना, आज आप इतना कमा रहे हैं तो आपका इतना खर्चा होगा, इतना कमाएंगे इतना खर्चा होगा, और इनकम बढ़ेगा एक्सपेंस बढ़ेगा। पार्किंसन लॉ ऑफ मनी है, क्या बोलते हैं, जो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड देयर नेवर एंड, कंप्लीट योर नीड फर्स्ट देन रेस्ट वांट। आदमी की जो है ना, जो जरूरत है उसको पूरा करिए, चाहत कभी पूरा होता नहीं, चाहत एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा बढ़ते जाएगा। तो जो जरूरत है, जरूरत को पूरा करिए, फिर उसके बाद हम चाहत के पीछे जाएंगे। जनरली यहाँ पे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग, जो कि फॉर्मूला गलत है। होना क्या चाहिए, इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंसेस। जो आपका इनकम आता है, जो आप पैसा कमाते हैं, उसमें से पहले सेव करो आप, सेव करने के बाद जो पैसा बचता है उसको आप खर्चा करिए। नहीं तो क्या होगा, जितना ही पैसा कमाएंगे, आपका जो भी सैलरी आजकल उसका डबल हो गया ना, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, कि जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, आपका इंक्रीमेंट होगा या आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आपका जब इनकम बढ़ेगा, आदमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। हम लोग क्या करते हैं, इनकम बढ़ता है खर्चे बढ़ाते हैं। होना क्या चाहिए, इनकम जब बढ़ता है तो सेविंग बढ़ाइए, खर्चे का कोई अंत नहीं है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे कि अभी छोटा छोटा एग्जांपल ऐसा होता है, जैसे घर में लोग जाते हैं शाम को वेजिटेबल लेने, फ्रूट लेने, माताएं बहनें जाती हैं या कुछ भाई लोग भी जाते हैं। अगर आपके पॉकेट में 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपया है, तो आपको मालूम है 1000 रुपया पॉकेट में जाते हैं, लेके आ जाते हैं सब पूरा। अगर मार्केट जाने से पहले 200 रुपया निकाल के आप रख दिए, दिस इज ओनली फॉर एग्जाम्पल, उसको अदरवाइज मत लीजिए, बोले मेरे घर में तो 5000 का सब्जी आता है, तो उस पर हम नहीं जाते हैं। अगर 1000 रुपये में से 200 निकाल के आप रख दिए, 800 रुपया लेके जाएंगे, तो आपको पता है आपके पॉकेट में 800 रुपीज़ है, उसी में सब करके आएंगे। हम क्या करते हैं, वो 1000 रुपया भी रखते हैं, क्रेडिट कार्ड भी ले लेते हैं, सामान भी ले लेते हैं, सब पूरा जाते हैं। और जो जाते हैं तो कुछ भी उठा के लेके आते हैं, मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, चाहिए 2-4 लेके आते हैं। होना क्या चाहिए, कहीं भी जाने से पहले आप लिस्ट बनाइए, क्या लेना है, कौन सी कंपनी का लेना है, कितना लेना है, वहाँ जाइए और उठा के लेके आइए। तो लाइफ में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, लाइफ मज़े से चलेगा। दूसरा क्या होता है, जो इनकम, देखिए जो ही इनकम, जितना इनकम है आपका, उसमें से आप सेव कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल प्लानिंग का थंब रूल है। थंब रूल क्या बोलता है, जो आपका इनकम है उसका 30% में आपका बेसिक एक्सपेंसेस होना चाहिए, उससे ऊपर आपका बेसिक एक्सपेंसेस नहीं जाना चाहिए। जो भी इनकम है 10% लाइफ स्टाइल पर खर्च करना चाहिए। उसके बाद डिपेंड करता है जो आपका किस फैमिली का साइज क्या है, 30% अगर EMI वगैरह खड़ा करते हैं तो EMI 30% के अंदर होना चाहिए।
और 30% कंपलसरी सेविंग होना चाहिए, यानी 30% आपका बेसिक एक्सपेंसेस, 10% लाइफ स्टाइल, ये हो गया 40, 30% के अंदर आपका EMI, ये 70% हो गया, और 30% सेविंग, ये कंपलसरी करना चाहिए, तो आपका हो गया 100%। और ये सेविंग करते 30%, इसमें से क्या करना चाहिए, 15% शॉर्ट टर्म और 50% लॉन्ग टर्म। तो गोल के हिसाब से चलेंगे तो लाइफ मजे में रहेगा। शशि सर, आपने जैसे हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के बारे में बताया, तो लोगों को ये भी एक जानना जरूरी है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस, उसमें कितना उनको रिक्वायरमेंट है बेसिकली उस चीज का, तो ये किस तरीके से डिसाइड होता है, इसको किस तरीके से एक व्यक्ति को फिगर आउट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज प्रोफाइल और उसकी फैमिली प्रोफाइल के हिसाब से, हेल्थ इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए या टर्म इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए? हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, आप कहाँ पे रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं, उसके हिसाब से होना चाहिए। पास्ट में अभी थोड़े टाइम पहले क्या होता था, कोविड आया था। कोविड का कोई इलाज नहीं था, कोई गवर्नमेंट के जो शिविर था, शिविर में जाकर फ्री में ठीक होकर आ गए। किसी को 10,000 खर्चा हुआ, किसी को 1 लाख खर्चा हुआ, किसी को 10 लाख खर्चा आया, किसी को 40 लाख भी खर्चा आया। तो ये डिपेंड करता है जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, आप कहाँ पे रहते हैं, और आप भगवान न करे कल अगर आपको इलाज कराना पड़ा तो आप कौन से हॉस्पिटल में जाएंगे, उस हिसाब से आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। आज के डेट में देखेंगे जो सबसे ज़्यादा महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है हेल्थ इंश्योरेंस में बढ़ रहा है, 14% का इन्फ्लेशन है। जो आज आपका इलाज हो रहा है 5 लाख में, वो आने वाला 4-5 साल में वो 15 लाख हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा ये रहेगा जो मिनिमम जो है ना, जो हेल्थ इंश्योरेंस 50 लाख से कम लेना नहीं चाहिए। अगर एक आप मिडिल क्लास के आदमी हैं तो 50 लाख, थोड़ा अपर लोग हैं मतलब HNI है तो मिनिमम 1 करोड़ का पॉलिसी लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस ये होता है जो आपका एज क्या है, आपका एज कितना है, एज -60। फॉर एग्जांपल अगर आप 30 इयर्स के हैं और 60 तक काम करने वाले हैं तो बच्चा कितना 30 साल, और आपका पैकेज है आज 50 लाख का, आपका 50 लाख का पैकेज है, अगले 30 साल तक करने वाले हैं काम, तो टोटल कितना हो गया आपका 15 करोड़ रुपया कमा के अपने फैमिली को देने वाले हैं। गॉड फॉरबिड अगर कल कुछ होता है तो आपके फैमिली को 15 करोड़ का नुकसान है। ये देखिए सैलरी आपका बढ़ते रहेगा हर एक साल, ये फिक्स नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आज का जो आपका वैल्यू है 15 करोड़, तो 15 करोड़ का टर्म होना चाहिए। अभी बोलेंगे इतना कैसे करेंगे, तो ठीक है धीरे धीरे वहाँ तक जाना है। जिनका जो भी एज है, जब तक आप काम करने वाले हैं और जो आपका इनकम है उसको मल्टीप्लाई करना है, जितना उसका वैल्यू निकलता है उतने का आपका टर्म कवर होना चाहिए, क्योंकि उतना कमा के आप फैमिली को देने वाले हैं, उस हिसाब से कवर लेना चाहिए सर। इसके लिए एक सच्चा सलाहकार जरूरी है, सब काम आदमी खुद नहीं कर सकता है। आपकी जो मास्टरी है वो करते रहिए, पैसा कमाइए, और पैसा जो बचाने के लिए, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जो जिनकी मास्टरी है उनके पास जाइए। सर, आपने बार बार इस चीज़ का जिक्र किया कि एक सही सलाहकार और एडवाइज़र होना चाहिए, तो जैसा इंश्योरेंस के सेक्टर्स में एडवाइज़र्स की भरमार है, बहुत सारे एडवाइजर्स आते हैं, शुरू करते हैं, कुछ लोग बीच में चले जाते हैं, और कुछ आप जैसे लोग हैं जो 20-25 साल का ह्यूज एक्सपीरियंस रखते हैं। सो एडवाइजर जब हम सेलेक्ट करते हैं, सो कई एडवाइजर्स अपने प्रॉफिट के लिए ज़्यादा चीज़ों को रिकमेंड करते हैं जिनमें उनका मान लीजिए कमीशन ज़्यादा है या प्रॉफिट ज़्यादा है। सो आप जैसे कोई व्यक्ति है, नॉर्मल व्यक्ति है, तो वो कैसे ये पता करे कि हाँ ये एडवाइजर मुझे सही सलाहकार है, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? हाँ, इसका आप ऐसे कर सकते हैं सर, जो जब किसी से आप सलाह लेते हैं, पूछते हैं, जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस निकालने के किसी के पास और आपको कोई तकलीफ है, आजकल देखेंगे लाइफ स्टाइल डिजीज जो है ना, मोर देन 60% लोगों को है। लाइफ स्टाइल डिजीज क्या होता है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को BP है, कुछ ना कुछ रहता ही है। यहाँ पे देखेंगे बॉम्बे का ऐसा जो आज क्या होता है, हम लोग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। US में सारे लोग खाते हैं। देखेंगे दुनिया में सबसे ज़्यादा कैंसर का केस US में आता है, और उसके बाद हम लोग इंडिया में कर रहे हैं, तो उस US के बाद इंडिया का नंबर है। कैंसर आज ऐसा फैल रहा है, क्यों? जो हमारा लाइफ स्टाइल बराबर नहीं है, कभी भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो कैंसर केस बढ़ रहा है, बहुत सारा होता है। अगर आपके पास कोई तकलीफ है और सामने वाला एडवाइजर एजेंट आपको बताता है ये चीज़ मत बताओ आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसा है जो डिक्लेयर करने में पॉलिसी आपको नहीं मिलती है, और अगर सामने वाला बोलते हैं नहीं ये चीज़ मत बताओ, इससे कुछ नहीं होता है, छुपाता है, तो फिर वैसे एडवाइज़र के साथ आपको काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज क्या होता है, लोग बोलते हैं क्लेम नहीं मिलता है, क्लेम में तकलीफ आती है, यहाँ पे ये होता है, वहाँ पे ये होता है। ये दो कारणों से होता है, एक तो एडवाइज़र की गलती होती है, दूसरा क्लाइंट का, कुछ ना कुछ छुपाया जाता है। अगर आप फैक्ट छुपाते हैं आज
आज आप छुपा लिए, लेकिन जब आप एडमिट होते हैं, जब जाते हैं, जब क्लेम आता है, उस समय डॉक्टर को सब सही बताता है, फिर डॉक्टर वो लिखते हैं और वही चीज़ जो आप पहले पॉलिसी में डिक्लेयर नहीं किया, डॉक्टर ने लिखा और वही क्लेम अटकता है, वो क्लेम नहीं मिलता है। तो जो भी एडवाइज़र आपको बोले, जो भी लोग बोले ये मत बताओ, मत छुपाओ, मतलब छुपाओ, इसको बताओ मत, डिक्लेयर मत करो, वैसे लोगों के साथ कभी भी काम आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, ना कि आपके बेनिफिट के लिए। शशि सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने लगभग 25 साल का तजुर्बा है आपका एलआईसी और इंश्योरेंस के साथ में। कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जब आपको ये लगा कि हाँ, मैंने किसी व्यक्ति को ये उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद की और उसने इंश्योरेंस लिया, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस के केस में हो, चाहे टर्म इंश्योरेंस के केस में हो, और उसकी फैमिली को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। ऐसी कोई स्टोरी अगर आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ में, प्लीज। एक ऐसा, वैसे तो बहुत सारी चीज़ है, लेकिन जब मेरा लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था, वाकई हमको याद आ रहा है, मैं बताना चाहूँगा। जो 2003-4 की बात है, साइन में एक धारावी एरिया होता है, वहाँ पे हमारे एक क्लाइंट थे, उनका पॉलिसी मैं कर रहा था। उस ज़माने में क्या होता था, ईसीएस नहीं होता था और लोग क्वार्टरली पॉलिसी लेते थे। क्वार्टरली मतलब 3-3 महीने में पैसा भरने वाला। तो मैं 3-3 महीने में उनके घर पे जाता था, पॉलिसी का पैसा लेके आता था। तो उनके घर में जाता था, उनका वाइफ का जो बिहेवियर बराबर नहीं था। उनको क्या लगता था, ये एलआईसी वाला आता है, आदमी को उल्लू बनाता है, पैसा लेके जाता है। जितना बार भी गया, उनका जो है ना, जो बोलते हैं ना, बिहेवियर जो ये था, बराबर नहीं चल रहा था। मैं उसको एक, कभी तक उन घर में एक पानी भी नहीं मिला एक गिलास मेरे को। वो सब करते गया। एक बार क्या होगा, काम था वो बंगरी का, चूड़ी होता है ना, चूड़ी का वो काम था। वो बेंगलोर से लाते थे, बॉम्बे में यहाँ पे उनका सेल करते थे। एक बार वो बेंगलोर गए और वहाँ से फिर आए नहीं, वहीं पर उनका एक्सीडेंट हो गया, वो बेंगलोर में डेथ हो गया और लौटे नहीं। उनका उस ज़माने में सब कर करके हमने 6 लाख का पॉलिसी किया था। और क्या होता है, पॉलिसी जितने का होता है, इनके सब एक्सीडेंटल डेथ तो डबल अमाउंट होता है वो, क्योंकि डीएबी होता है, डबल एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। तो 2004 में हमने 12 लाख का क्लेम उनको दिलाया था। उस ज़माने में चेक बना था। आज तो एनईएफटी होता है, सीधा नॉमिनी के खाते में पैसा चला जाता है, लेकिन पहले जो था वो चेक बनता था। तो एक 27-28 दिन के बाद जो है ना, पेपर सबमिट करने के बाद मैं चेक लेके गया था उनके पास। 12 लाख का चेक था, उसमें और जो अमाउंट उनका भरा था, सम आउट अमाउंट। तो उस समय वो लेडी जो रोई और पहली बार मिली कि भैया आज पहली बार आप आए हो, जो कुछ देने आए हो, कुछ लेके आए हो हमको देने के लिए। आज तक जितने भी लोग आए, सब कुछ ना कुछ मांगने आया था, तेरा पति ये रखा था, तेरा ये ऐसा था, ऐसा था। आज फर्स्ट टाइम आप हमको कुछ देने आए हो। वो जो रोई ना वो लेडी, उस समय हमको लगा नहीं, मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ और ये कुछ अच्छा काम है। उस समय तो जनरली एक एलआईसी एजेंट की तरह काम कर रहा था मैं। चलो एक पॉलिसी का बात कर रहे, जो मिल गया मिल गया, नहीं मिला चल रहा है, काम चल रहा था। मैं बोला नहीं, आज के बाद मैं इसमें पूरा अपना तन मन धन लगा दूंगा, रात दिन यही करूंगा और इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ थी और आज आपको खुशी होगी, उनके दोनों बच्चे जो है ना, एक बड़े एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं यहीं पे, और उनकी फैमिली यहीं पे। अगर मैं उनको पॉलिसी नहीं दिया होता तो जाना पड़ता उनको गाँव, मुझे जिस गांव से थे उन गांव जाना पड़ता, और उनके बच्चे लोग कहाँ होते पता नहीं है। लेकिन आज एलआईसी की वजह से उनके दोनों बच्चियाँ मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही, यहाँ पे सेटल है। 2-4 साल पहले उनकी शादी हुई थी, हमको भी बुलाया गया था और आज भी वो लोग टच में है। तो ये अच्छा ये है। दूसरा वाक्य ऐसा है ना, अभी 2 साल पहले का एक वाक्य है, जो एक आपको मैं हेल्थ इंश्योरेंस बताया, लाइफ इंश्योरेंस बताया, पेंशन प्लान बताया, सब टर्म इंश्योरेंस बताया। एक पीए पॉलिसी होती है। पीए पॉलिसी होता है पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी, जो कि नॉमिनल प्रीमियम में होता है। अगर आप साल में 10,000 भरते हैं, उसका एज से लेना देना नहीं है, वो 18 साल का हो, 18 ईयर्स का हो या 50 साल का बंदा हो, सबके लिए सेम प्रीमियम आता है। ओनली 10,000 ईयरली भरने से 1 करोड़ का कवर होता है। मेरे क्लाइंट थे जिनका पॉलिसी दिया था ये पर्सनल एक्सीडेंटल, और यहाँ पे बॉम्बे के पास में, अपना नवी में के पास तलोजा नाम का जगह है। तलोजा से वो ऑफिस से निकल रहे थे, शाम में ऑटो में एक टेलर वाला ने उनको टक्कर मार दिया और एमजीएम हॉस्पिटल जाते जाते वो उनका डेथ हो चुका था। सिर्फ 10,000 रुपया भरा था एक्सीडेंटल पॉलिसी में और उनके फैमिली को 1 करोड़ रुपया मिला। तो ये भी आपके पोर्टफोलियो में ऐड होना चाहिए, एक्सीडेंटल पॉलिसी, जो नॉमिनल प्रीमियम भर के आपका कवर बढ़ा होता है। सर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपसे बात करके बड़ा मज़ा आ रहा है। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस को हमने किया, उसके बाद में टर्म इंश्योरेंस को हमने लिया। एक चीज़ आती है पेंशन प्लान, जिसका जिक्र आपने बीच में भी किया था कि क्यों व्यक्ति को रिटायरमेंट का भी प्लान कर लेना चाहिए। क्योंकि इन जनरली क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो एक जॉइंट फैमिली कल्चर है, बच्चे हमारे साथ रहते हैं, फॉरेन वाला कल्चर नहीं है जहां पर 18 साल के बाद में बच्चे अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी अब वो धीरे धीरे वो कल्चर आ रहा है। और क्यों रिटायरमेंट की प्लानिंग भी इंसान को अपनी प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग में ऐड ऑन करना चाहिए। जी
सर ये फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिटायरमेंट प्लानिंग है। जैसे क्या होता है, जो आपका बच्चा अगर है, एजुकेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, किसी का तो रुका नहीं है। बच्चे की शादी अपने आप हो जाती है, सिर्फ आप ठानिए अपने आप हो जाता है, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाता है। लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पे तकलीफ होती है, इसलिए करना चाहिए प्लानिंग। जैसे कि पहले ही बताया था, उसके लिए कोई आपको लोन नहीं देगा, उसके लिए कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। आप जैसे देखे होंगे, बहुत सारे पिक्चर भी इस पे आता है। आप बागवान को देख लीजिए, अमिताभ बच्चन के साथ में क्या हुआ था। अवतार को देखिए, राजेश खन्ना के साथ में क्या हुआ था। तो वो सब जो है सोचना चाहिए, देखना चाहिए उसको। क्या होता है, जब आप रिटायरमेंट के टाइम पे आएंगे ना, तो आपके बच्चे के बच्चे आ जाएगा, तो लोग बच्चे को ज़्यादा प्यार, जैसे आप अपने बच्चे को देख रहे हैं ना, वैसे वो अपने बच्चे को देखेगा। और आजकल इतना ये बढ़ते जा रहा है, जो उनके पास उतना ये नहीं रहेगा जो आपको देखे। तो क्या होता है, जो आपका हाथ अभी ऐसा है ना, अभी आप दे रहे हैं, तो ऐसा प्लानिंग करना चाहिए जो आपका हाथ हमेशा ऐसा ही रहे, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेरिकन ब्यूरो ऑफ लेबर का सर्वे है, जो आफ्टर रिटायरमेंट ओनली 1% आर वेल्दी, 4% मेंटेनिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, 9% आर डेड, 63% डिपेंड चिल्ड्रन एंड चैरिटी। तो ये चिल्ड्रन एंड चैरिटी के ऊपर 63% डिपेंड होता है। और ये यूएस का जो डाटा है, इंडिया में तो और से भी बदतर हालत है। तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, आपका जो स्वाभिमान है, उसको बरकरार रखने के लिए आपको पेंशन प्लानिंग करना पड़ेगा। किसी के ऊपर आपको डिपेंड ना होना पड़े, इसके लिए आपको पेंशन प्लान जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सिक्योर करने के बाद में, चूंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, आदमी के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, सो पैसे को कहाँ निवेश करें, किस तरीके से निवेश करें, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करें कि इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। सो इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी क्या सजेशन रहेगी, लोगों को थोड़ा सा बताएं प्लीज। सर देखिए, जैसे आप खाना खाते हैं ना, खाना खाते हैं, गुजराती थाली होती है। थाली में क्या होता है, सारी चीज़ होता है। आपका चावल होता है, रोटी होता है, सब्जी होता है, पापड़, दाल, अचार, रायता, फिर स्वीट, फिर डिजर्ट, तो बराबर डाइजेस्ट होता है। एक कहावत है कि बोलते हैं ना, एक डॉक्टर बोलते हैं, एन एप्पल इन ए डे कीप डॉक्टर अवे। ये सबको पता है, किसको दुनिया में आज पता नहीं जो एप्पल इन ए डे कीप डॉक्टर अवे। अगर एप्पल इतना अच्छा है तो आपको क्या करना चाहिए, ब्रेकफास्ट में एप्पल, लंच में एप्पल, डिनर में एप्पल, वही खाना चाहिए, और फिर डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहिए। और फिर आप चावल, दाल, सब्जी, पापड़, ये सब क्यों खाते हैं। उसी तरह आपके इन्वेस्टमेंट में आपका जो ये हो गया, हर एक चीज़ होना चाहिए। जैसे इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इक्विटी हो गया, फिर आपके पोर्टफोलियो में प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी में जो है ना, एक घर अगर आपके पास में रहने के लिए, तो उसके बाद दूसरा घर नहीं लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। उस सबसे बड़ा जो बोलेंगे, उसका कोई यील्ड नहीं आता है, कोई रिटर्न नहीं आता है। देखिए, आज लोग बढ़ रहा है, लेकिन अपना जो धरती है, अपना जो ज़मीन है, अपना जो लैंड है, उतना का उतना ही रहे, वो बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन लोग हमेशा बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ज़मीन उतना ही रहने वाला है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है, जो आप अगर आपका उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़मीन में करिए, प्लॉट में करिए, जहाँ भी है वहाँ अच्छा, और वहाँ भी देख के करना है और एडवाइज़र के साथ करना है। ऐसा नहीं कहीं जाके कर दिए, मालूम पड़ा जो कुछ लोग आते हैं, एक ही ज़मीन को कई लोगों को सेल कर देते हैं। वैसे लोगों के साथ धंधा नहीं करना चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ में अच्छे ज़मीन मिल रहा है वहाँ लीजिए, क्योंकि ज़मीन बढ़ने वाला नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो ये जो है ना, आपका सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। क्या बात है शशि सर, आपने बहुत ज़बरदस्त बात कही कि ज़मीन जो है वो नहीं बढ़ सकती है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा आपने भी बताया कि आपने भी काफ़ी अच्छी खासी लैंड जो है आपके गांव में आपने लिया हुआ है, आपकी पेरेंटल लैंड के साथ साथ में। बहुत बढ़िया सर। और सर शशि सर, जैसे भी आपने थोड़ा सा लैंड के बारे में जिक्र किया, आप यहाँ 95 में आए। मैं थोड़ा सा हमारी ऑडियंस चूँकि डिफरेंट प्रोफाइल के लोग हैं और डिफरेंट हिंदुस्तान और बाहर की कंट्रीज़ के लोग भी देख रहे हैं। सो अभी आप मुंबई में हैं, 95 में जब आप मुंबई आए, और अभी मुंबई में आप शायद चेंबूर, सॉरी हाँ, पहले साइन में था, साइन में था, फिर साइन से चेंबूर आया। चेंबूर मतलब चेंबूर भी नहीं है, गोवंडी है, शिवाजी नगर है, शिवाजी नगर होता था। फिर वहाँ से मैं जूही नगर आया, जी, जूही नगर से फिर नेरुल में रहता हूँ, नेरुल आया मैं। सो आप जब 95 में आए, उस वक्त के मुंबई में, और अभी 2024 हो चुका है, तो इन लगभग 30 सालों में मुंबई को कितना बदलते हुए देखा है आपने? यहाँ क्या बदलाव आया है, रियल एस्टेट में क्या बदलाव आया है? मतलब आपने जैसे बताया कि लोग यहाँ पर बहुत सारे, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग पूरे हिंदुस्तान में आ रहे हैं, तो क्या चेंज आपने देखा, अगर आप बता सके अपने अनुभव से। पहले का जो बॉम्बे था, अभी मुंबई हो गया जी। पहले का बॉम्बे था, अभी मुंबई हो गया। इतना फास्ट ग्रो हुआ है। आई थिंक मैं बताना चाहूँगा, मैं दुनिया की 26 कंट्री घूम चुका हूँ।
यहाँ जो इतना बदलाव हो रहा है या हुआ है वो शायद कहीं हुआ हो। तो पहले लोग जो यहाँ पे बम्बई था, नवी मुंबई नहीं था। नवी मुंबई बाद में डेवलप हुआ है, मेरे सामने में हुआ है। वहाँ पे जो लोग जो लिए थे, कि प्लॉट लिए थे, कि ज़मीन लिए थे, वो बोलते हैं चना कुरमुरा का रेट था। ठीक है, उस समय लोगों के पास पैसा कम था, लेकिन जिन्होंने लिया आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, क्या रिटर्न आया है जो आप सोच नहीं सकते हैं। उतना ज़्यादा रिटर्न आया था। मतलब लैंड ने काफी मल्टीप्लाई रिटर्न दिए हैं। और अगर किसी ने भी लैंड में, मुंबई की लैंड में इन्वेस्टमेंट किया है या किसी भी बढ़िया मेट्रोपॉलिटन सिटी में इन्वेस्टमेंट किया तो मल्टीप्लाई रिटर्न आया। अभी नवी मुंबई बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है और जैसा भी आपने देखा कल ही कमर्शियल जो फ्लाइट है वो लैंड भी किया है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। इस एरिया में क्या ग्रोथ देख रहे हैं, अगर कोई भी ऑडियंस जो हमारी देख रही है कि नवी मुंबई में चूंकि अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, अटल सेतु ऑलरेडी आ चुका है, सो ये सारे काफी सारे ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटीज आ रही हैं, तो आप किस तरीके से आने वाले 10 साल में नवी मुंबई के इस रियल एस्टेट मार्केट को देखते हैं इन टर्म्स ऑफ लैंड? ये देखेंगे जैसा कफ रेट है जो बॉम्बे का अपना नॉर्मल पॉइंट है, वैसा ही आने वाले टाइम में ये जो नवी मुंबई होगा। क्योंकि यहाँ से जो है अटल सेतु बन गया है, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, यहाँ से बॉम्बे आप आधे घंटे पहुँच सकते हैं। जो रेट बॉम्बे का है उससे ज़्यादा ग्रो यहाँ पे करेगा और आने वाला 10 साल में ये जो है ना मेन जगह बन जाएगा और काफ़ी यहाँ पे आपका काफ़ी अच्छा रिटर्न आएगा प्रॉपर्टी में। अगर यहाँ पे आप लैंड में, खासकर लैंड में जो इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि देखिए बार बार मैं वही बोलना चाहूँगा, लैंड बढ़ने वाला नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जगह उतना ही है, ज़मीन उतना ही रहेगा। ज़मीन में जो रिटर्न आएगा वो एकदम माशाल्लाह क्या बात है। आपने मुंबई से शुरुआत की, आज पूरे हिंदुस्तान भर में आप कस्टमर्स को सर्विस देते हैं और हिंदुस्तान के बाहर आप दुबई में भी आपका ऑफिस है और लगभग 25 कंट्रीज के अंदर आप सर्विस दे रहे हैं। तो ये सब कैसे मैनेज कर पाते हैं? आपके HNIs NRIs को आप सर्विसेज देते हैं, सो आपने इतना बड़ा नेटवर्क और इतना बड़ा एक कस्टमर बेस तैयार किया है। सो मैं डेफिनेटली बिलीव करता हूं कि वो सर्विसेज के दम पर ही है। तो अगर कोई व्यक्ति इस वीडियो को जो देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान और दुनिया भर के अंदर लोग, और जो कनेक्ट करना चाहते हैं एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर आपसे लेना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? मेरा नाम डालिए शशिनाथ ठाकुर गूगल पे, मेरे बारे में बहुत डिटेल्स आएगा। मेरा नाम है, नंबर है, उस पर मेरा यूट्यूब चैनल है शशिनाथ ठाकुर के नाम से, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, कहीं पे सर्च कर सकते हैं। आप जो भी इंडिया के बाहर हैं या इंडिया में भी जो दूसरे स्टेट में, दूसरे सिटी में है, वो हमसे ऑनलाइन जूम पे मीटिंग कर सकते हैं। और जिनको भी इस फील्ड में भी करियर बनाना है, मैं ये भी बताना चाहूँगा, जिनको भी फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना है, इस फील्ड में आना है, वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनको भी मेरा जो इतने सालों का जो तजुर्बा है उनके साथ शेयर करूंगा। देखिए अकेला चना बोलते हैं, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता, तो मैं अकेला कहाँ कहाँ पहुँचूंगा। आज मैं इतने सालों में इतने कंट्री में जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, लेकिन कब तक जाऊँगा। तो मैं चाहता हूँ जो मेरे जैसे बहुत सारे लोग और इसमें आए, फाइनेंशियल के बारे में अवेयरनेस फैलाए, लोगों को मालूम पड़े, क्योंकि ये सबसे अच्छा है। और जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर बनना चाहते हैं, उनसे हमसे संपर्क करिए और आपको हमें ये बताने में बहुत खुशी होगी। एक लास्ट सवाल और पूछना चाहूँगा सर कि आप चूंकि इस फील्ड में इतने समय से हैं और इतना एक्सपीरियंस आप रखते हैं, सन 2025 जो है, ये जो 2025 है, इसके लिए लोगों का क्या रेजोल्यूशन होना चाहिए? क्योंकि नया साल शुरू हो चुका है और नए साल में लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, हेल्थ रेजोल्यूशन लेते हैं, वेल्थ रेजोल्यूशन लेते हैं। सो इस साल 2025 में आपके हिसाब से क्या रेजोल्यूशन एज ए फाइनेंशियल प्लानर, एज ए इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट क्या होनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो आने वाले साल की शुभकामनाएं देना चाहूँगा सब लोगों को। और इस नए साल में और कोई रेजोल्यूशन आप ले कि ना ले, लेकिन आपको एक चीज़ पे ध्यान रखना है, जो आपकी जो बच्चे का एजुकेशन है, बच्चे की जो ज़रूरतें हैं, आपके रिटायरमेंट का प्लानिंग है, आपका सेकेंड होम का सपना है, वो सारा चीज़ बनाइए, उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि क्या होता है, हर एक साल हम लेते हैं रेजोल्यूशन, वो पूरा होता नहीं है। लोग सब कुछ लेते हैं, होता नहीं। आपको भी पता है, हमको भी पता है। इस साल आप स्पेशल उस पर ध्यान दीजिए, जो आपकी लाइफ में क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं, और घटनाएं अच्छी हो कि घटनाएं बुरी हो, पैसा दोनों की लगता है, उसका प्लानिंग आपने किया है कि नहीं किया है। बच्चे का एजुकेशन, बच्चे का मैरिज, आपका रिटायरमेंट, आपका जो गोल्डन टाइम, कहाँ आप हिल व्यू बंगलों में अपना लाइफ बिताना चाहते हैं, वो सब का प्लानिंग अच्छे से करिए और एक अच्छे सलाहकार के साथ आप मिलिए और उसका प्लान करिए। तो शशि सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अमूल्य समय के लिए। मुझे पता है आपका समय बहुत कीमती है, बहुत व्यस्त रहते हैं, और इस व्यस्ततम समय के अंदर से आपने समय निकालकर आज हमारे ऑडियंस को आपने अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से लोगों को एजुकेट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।